बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। और आज बेटा हम लोगों ने अपना वहीं से लेक्चर स्टार्ट करना है जहां पर हमने पहले छोड़ा था। ओके बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.8 तक कर दिया था। आज हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4.9, जो है आपके पास सजेस्ट वेज फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। कि सॉलिड वेस्ट आपके पास यानी ये जो कूड़ा करकट होता है जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे आपके पास रैपर्स हो गए, रैपर्स के अलावा जो आपके पास घरेलू वेस्ट होते हैं, ये तमाम चीज़ें, तो आपने ऐसे तरीके सजेस्ट करने हैं जिनके ज़रिए से हम इस सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगा सकें या इसको मैनेज कर सकें, यानी इसको ख़त्म कर सकें। तो इसके आंसर के लिए आप सब लोगों ने ओपन करना है पेज नंबर 56। ये देखें, सब लोग पेज नंबर 56 ओपन कर लें। यहाँ पर बेटा आप लोगों को बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि हम सॉलिड वेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4.9 का आंसर। इसके लिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको पहला जो आपके पास वर्ड है यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आंसर मिल रहा है। यहाँ से आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करना शुरू करना है। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास बैग्स, स्टाइरोफॉर्म, सीवेज, स्लज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड डोमेस्टिक ट्रैश एक्सेट्रा। कि सॉलिड वेस्ट में आपके पास क्या क्या आता है, आइटम्स जैसे कि स्टाइरोफॉर्म है, ग्लास है, प्लास्टिक है। स्टाइरोफॉर्म बेटा आपके पास प्लास्टिक की ही एक किस्म होती है। सिवेज, स्लज यानी ये जो गटर का कीड़ा होता है, केमिकल्स होते हैं, ये गटर का जो मवाद होता है उसको। एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी ये जो पौधे वगैरह गलते सड़ते हैं, उसके अलावा जो गोबर वगैरह होता है, डोमेस्टिक ट्रैश, ये सब कुछ आपके पास सॉलिड वेस्ट में आता है। दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ्स एनवायरनमेंट व्हेन डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस और बर्न्ड। अब ये वेस्ट पोल्यूट किस तरह से करते हैं अर्थ के इन्वायरमेंट को, ये इस तरह से पोल्यूट करते हैं जब आप इनको ओपन प्लेसेस यानी खुली जगहों पर फेंकते हैं, यानी ऐसे ही इसको फेंक दिया, इसको बिल्कुल मैनेज नहीं किया, वैसे ही फेंक दिया, या फिर जब आप चीज़ों को जलाते हैं तो जलाने की वजह से भी ये अर्थ में पोल्यूशन काज करते हैं। हेंस वी शुड नॉट डम्प देम ऑन ओपन प्लेस और नॉट बर्न देम। तो अब हमें क्या है कि हमारे पास ना तो हम इसको जला सकते हैं, ना ही हम इसको खुली जगह पर फेंक सकते हैं। दे शुड बी मैनेज प्रॉपरली, इनको हमें प्रॉपरली मैनेज करना होता है। लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड रीसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, लैंडफिल्स के ज़रिए से, इंसिनरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से और रीसाइकलिंग के ज़रिए से। ये तीन तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब हमने इन्हीं तीन तरीकों को डिटेल से पढ़ना है कि ये तीन तरीके क्या क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है हमारे पास लैंडफिल। In this method, solid waste are buried in properly designed landfills which are well managed for maintaining hygienic conditions. It is relatively inexpensive method of disposing of waste materials. तो सबसे पहले जो है इसको लैंडफिल कहते हैं। बेटा लैंडफिल आपके पास एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम आबादी से दूर जो इलाके होते हैं और ऐसे इलाके जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, यानी जहाँ पर ज़राअत का शोबा नहीं होता, वहाँ पर हम ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख खोदते हैं और उस सुराख के अंदर जितना भी आपके पास सॉलिड वेस्ट होता है उसको दफना दिया जाता है। और ये जो आपके पास सुराख होता है, ये जो आपके पास लैंडफिल होता है, ये प्रॉपरली हाइजेनिक कंडीशंस को मद्देनज़र रख के तब बनाया जाता है, यानी सारी हाइजेनिक कंडीशंस को पूरा करके बनाया जाता है। और ये आपके पास एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, यानी बहुत ही सस्ता सा तरीका है, इसके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्नड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर उन्होंने कहा है कि बर्न करने से आपके पास ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बर्न कर सकते हैं। तो बेटा इंसिनरेशन कॉमनली जलाने वाले तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंसिनरेशन में बेटा हम ख़ास किस्म की भट्टियाँ या इंसिनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉलिड वेस्ट को इस तरह से जलाता है कि एक तो उसका स्मोक रिलीज़ नहीं होता, यानी धुआं पैदा नहीं होता, और सारे का सारा सॉलिड वेस्ट जो है वो आपके पास प्योर ऐश में कन्वर्ट हो जाता है या राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पोल्यूशन जो है वो काज नहीं होती। तो इंसिनरेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से कोई भी पोल्यूशन जो है वो काज नहीं होती। लास्ट है हमारे पास रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स, glass, pieces of aluminium and steel cans, copper wires, etc. are collectively separated, cleaned, melted and molded into new products. In this way are used to they use again and again to reduce pollution.
अब बेटा रीसाइक्लिंग जो है ये आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स यानी ये जो आप कॉमनली बैग्स यूज़ करते हैं शॉपर वगैरह, वो ग्लास हो गए, उसके अलावा एलुमिनियम है, स्टील केन्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, इन सबको आप बेटा मेल्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और इसको दोबारा मोल्ड कर लेते हैं। मेल्ट का मतलब है पहले उसको पिघलाते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं और उसके बाद उसको नई शक्ल दे देते हैं, नई शेप दे देते हैं, जिसके ज़रिए से आप इन चीज़ों को बार बार दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होता, आपको न्यू रॉ मटेरियल जो है उसका अरेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ तक बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.9 का आंसर है। आई होप सब लोगों ने यहाँ तक आंसर लगा लिया होगा। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ और इसके आगे तीनों ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.9 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.10, रीसाइक्लिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। कि रीसाइक्लिंग आपके पास कैसे एक अच्छा सोर्स है चीज़ों को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करें। और इसके लिए भी बेटा आप लोगों ने सेम पेज नंबर पे दोबारा जाना है जो कि है आपके पास पेज नंबर 56। और इसी पेज नंबर 56 का ये जो लास्ट पैराग्राफ है रीसाइक्लिंग वाला, यही बेटा आपका असल में क्वेश्चन नंबर 4.10 का आंसर है। यानी आपको दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम ही जगह पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4.9 का भी और क्वेश्चन नंबर 4.10 का भी। तो ये जो रीसाइक्लिंग वाला पैराग्राफ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास दोबारा से इसी में इंक्लूड होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.10 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.11, व्हाट शुड वी डू टू अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजीज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि बेटा हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए या बचाने के लिए 3R स्ट्रेटजीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे अपना सकते हैं। इसके आंसर के लिए हम सब लोगों ने जाना है पेज नंबर 55 पर। या आप लोगों को पेज नंबर पता चल गया। इसमें यहाँ पर देख बेटा आपके पास बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बेटा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.11 का आंसर जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर बेटा आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3R स्ट्रेटजीज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, इसको अंडरलाइन कर लें। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इन दिस कनेक्शन इज रिड्यूस। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड एंड द सोर्सेज विच आर यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर शुड बी कंजर्व्ड। अब बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं या जिनको दोबारा जनरेट करने में बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लगता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे तमाम सोर्सेज के कम से कम जो यूज़ है उसको अपनाएं और इनको कम से कम यूज़ करें। तो पहला हमारा स्टेप है रिड्यूस। Second step in 3R strategies is reuse. For example, the non-biodegradable object should be used again and again instead of throwing them after first use. फिर से वही बात कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके पास सोर्सेज होते हैं, ऐसे सोर्सेज जो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, उनको बार बार इस्तेमाल करना चाहिए बजाय इसके कि आप उसको फेंक दें या उसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। थर्ड है आपके पास द थर्ड स्ट्रेटजी इज रिसाइकलिंग। फॉर एग्जांपल द वेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी कलेक्टेड, क्लीन्ड, मेल्टेड एंड रीमोल्डेड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स। की तमाम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको कलेक्ट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, फिर मेल्ट करके उनको दोबारा रीमोल्ड करना चाहिए, यानी दोबारा से उनको न्यू फॉर्म देनी चाहिए और इनको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हम 3R स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए बार बार अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4.12, कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, व्हाट शुड वी सजेस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पोल्यूशन रोकना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दूसरे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को कौन कौन सी बातें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी समझें और पोल्यूशन कम करने में हेल्प करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप सब लोगों ने पेज नंबर 57 ओपन करना है। अब पेज नंबर 57 में जैसे कि आप सब लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को, और इसके नीचे वाला भी सारा आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.12 का आंसर है। अब ये मैं क्योंकि आप लोगों को पहले वाले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो ये मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी।
तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। अगर आप लोगों में से किसी को किसी बात की समझ नहीं आती तो एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप लोगों ने मुझे ग्रुप में अपना होमवर्क की तरह इसको याद करके दिखाना है और अपनी वीडियो मुझे भेजनी है। ओके बेटा, और आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है हाउ टू बी अ गुड नेबर। बेटा, अच्छे नेबर बनने के लिए हमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो शख्स अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करता है वो शख्स जन्नती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अपने हमसायों के साथ नहायत अच्छे तरीके से पेश आएँ। और इसी के साथ सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। और बेटा, सब लोग अपना ख़याल रखें।